नमस्कार दोस्तों, एक बार विज्ञप्ति को देख लेते हैं जो सरकार ने जारी करी उस हिसाब से। ठीक है, तो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का पहला पॉइंट क्या लिखा है कि परीक्षा जो है वो 300 अंकों की होगी। ठीक है, तो कोई मैटर नहीं करता, 300 की हो चाहे 400 की हो, एग्ज़ाम 300 अंकों का होगा, ये ध्यान रखना है आपको। और परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, पेपर एक ही होगा। जैसे रीट हो जाएगी ना आपकी जुलाई में पात्रता परीक्षा, उसके बाद में एक पेपर होगा और जिसमें 300 प्रश्न होंगे। ठीक है, सॉरी 300 अंकों की टोटल एक प्रकार से वेटेज का पेपर होगा। और यह पेपर आपके 2.5 घंटे का होगा, 2 घंटे और 30 मिनट का पेपर होगा, जिसमें आपको 150 प्रश्न करने होंगे। ठीक है, तो मतलब एक प्रश्न 2 अंकों का है, एक प्रश्न 2 अंकों का है, तो 150 प्रश्न होंगे और टोटल आपके एक प्रश्न 2 अंकों का होगा, तो पेपर कितना होगा, 300 अंकों का पेपर होगा और 2.5 घंटे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मतलब आप समझिए कि 2.5 घंटे का मतलब होता है 150 मिनट और 150 प्रश्न, बड़े आराम से टाइम खूब मिलेगा इसमें। और समस्त प्रश्न जो है वो बहुविकल्प के होंगे, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा पूरा का पूरा। ठीक है, इसमें लिखने वाला कुछ भी नहीं होगा, एक ही पेपर होगा। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या है कि इसमें मेरिट जो है वो आपकी 3rd ग्रेड की अध्यापक की जो मेरिट बनेगी उसमें रीट को कोई वेटेज नहीं दिया इन्होंने। रीट को 0% वेटेज है और पूरा मुख्य परीक्षा को 100% वेटेज है। मतलब आपके लिए रीट पेपर जो है वो केवल पात्रता है। आपके लिए जो पात्रता के न्यूनतम अंक निर्धारित किए गए हैं हर वर्ग के लिए, बस उतने नंबर लाने हैं। मुख्य परीक्षा में आपको 300 में से आप जितने लाओगे उतना ज़्यादा आपका सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ती जाएगी। ठीक है, और उसके बाद नेगेटिव मार्किंग भी होगी जो कि रीट में नहीं होती है। अगर आप 3 प्रश्न गलत कर लोगे तो आपको 1/3 भाग काट लिया जाएगा। मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपने 3 प्रश्न गलत किए, 1 प्रश्न उड़ जाएगा। ठीक है, मतलब 3 प्रश्न गलत करने पर 1 प्रश्न उड़ेगा, मतलब ये हुआ कि 2 नंबर का सीधा लॉस हो जाएगा 3 प्रश्न गलत करने पर। बहुत बड़ी मार्किंग होती है, ध्यान रखना। ये 150 प्रश्न होते हैं ना, तो जैसे मान लो आपने 12 प्रश्न गलत कर लिए, 12 प्रश्न गलत करते ही आपके 4 प्रश्न आपके उड़ जाएंगे, मतलब 8 नंबर का सीधा लॉस हो जाएगा। ठीक है, 12 प्रश्न गलत किए तो उसका 1/3, 12 का 1/3 होगा 4। ठीक है, 4 प्रश्न गलत हो जाएंगे, आपके उड़ा दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये 1/3 होगा। गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है अगर उत्तर उसका बी था और आपने सी कर लिया तो आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। या आपने एक से अधिक उत्तर भर दिए, 2 बब्बल काले कर दिए, मतलब 2 गोले भर दिए आपने, बी और डी दोनों भर दिया है, ए या सी दोनों भर दिए, तो दोनों स्थितियों में आपके नेगेटिव मार्किंग होगी। इसका आपको ध्यान रखना। ये तो है क्या पेपर का पैटर्न। अब ये परीक्षा जो है वो पूरी उम्मीद यही है कि राजस्थान मिनिस्ट्रियल सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड, ठीक है, ये इस पेपर को आयोजित करवाएगा। क्योंकि 3680 ग्रेड पे के जो ऊपर के हैं वो सारे पेपर RMSSB को दिए हुए हैं, तो पूरी संभावना ये बनती है कि ये पेपर RMSSB करवाएगी। ठीक है, जो पटवार और ग्राम सेवक और जो बोर्ड करवाता है वही करवाएगा, ना तो RPSC करवाएगा ना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाएगा। पात्रता परीक्षा जो रीट है जुलाई वाली वो तो बोर्ड करवाएगा, लेकिन जो मुख्य परीक्षा 300 अंकों वाली जिसकी मैं आज बात कर रहा हूँ ये RMSSB करवाएगा। RMSSB की पेपर का जो लेवल होता है विद्यार्थियों, आपको बहुत अच्छे से पता है, इसका बहुत अच्छा लेवल होता है और स्नातक लेवल तक के प्रश्न आते हैं, तो उस पर अपन बात करेंगे। तो ये पेपर बनेगा, RMSSB की संभावनाएं है कि ये पेपर आयोजित करवाएगा और बाकी अपन बाद में देखते रहेंगे कि कैसे मेरिट बनेगी, जिला स्तरीय वगैरह, वो सारी बातें जानने की नहीं है आपके लिए। आपको सिर्फ अब अपने मटेरियल पे, कंटेंट पे ध्यान देना चाहिए, बाकी काम प्रशासन का, प्रशासन अपने आप करेगा। अगर आप अभी इन चीज़ों में उलझोगे कि जिला स्तरीय मेरिट बनेगी कि सब्जेक्ट का क्या होगा क्या नहीं, ऐसे फालतू उलझना मत। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा विद्यार्थियों कि सिलेबस आपके पास में है, बुक्स में आज आपको बता रहा हूँ, इनको लेके आप बैठ जाओगे तो निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। और प्रशासन अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कीजिए, टीचर्स अपना काम कर रहे हैं, हर वर्ग अपना काम कर रहा है। आप अपने ऊपर पूरा आपके काम कीजिए, आप अपने ऊपर फोकस रखिए, सिलेबस को ठीक से पढ़िए और
एक एक चीज़ को आप तैयार कीजिए, कैसे करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको सारी पचड़ों में नहीं फंसना है, आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि मुख्य परीक्षा है और इसी से हमारा सिलेक्शन है, RMSS भी करवा देगा और जब भी करवाएगा अक्टूबर नवंबर के आसपास, क्योंकि जुलाई में तो उसका पेपर है, उसके 4 महीने बाद मान लो, क्योंकि जुलाई में पेपर होगा रीट का, उसके एक दो महीने बाद रिजल्ट आएगा, 1-2 महीने और मान लो, तो इस साल के अंत तक जाते पेपर करवा देंगे ये लोग। तो देखिए, अब परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का पाठ्य विवरण, पाठ्य विवरण का मतलब होता है हर पाठ का अलग से विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो एजेंसी द्वारा, एजेंसी मतलब RMSSB द्वारा समय समय पर आपको बता दिया जाएगा और अभ्यर्थियों को समय के भीतर, एक निश्चित समय के भीतर ऐसी रीति से किसी न किसी विधि के द्वारा आयोग उचित समझे, जो भी एजेंसी उचित समझे, सूचित कर दिया जाएगा। इस लाइन से मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइन संभवतः ये कहना चाहती है कि आगे एक बार और सिलेबस विस्तृत रूप से और आ सकता है, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, अभी तक सिलेबस के टॉपिक तो नाम तो दे दिए लेकिन टॉपिक नहीं दिए। तो ऐसी संभावनाएं हैं कि आयोग जो है, जो भी एजेंसी करवाएगी वो इस सिलेबस को खोलेगी अभी। जैसे मान लो उन्होंने लिया कि सामाजिक शिक्षण विधियाँ, तो शिक्षण विधियों में या सामाजिक विषय से संबंधित जो भी आपके ज्ञान है, तो कौन से टॉपिक पढ़ने, क्या पढ़ना है, वो टॉपिक वार सिलेबस भी आ सकता है। ये लाइन कुछ इस प्रकार का संकेत कर रही है, ठीक है। तो पाठ्य विवरण तो आ गया है लेकिन विस्तार अभी आया नहीं है, तो विस्तार भी आएगा, ठीक है। पूरी उम्मीद है कि विस्तार आएगा, लेकिन विस्तार का वेट हमें नहीं करना है। मैं आपको बता दूंगा आज आपको क्या क्या पढ़ना है। मुझे ऐसा लगता है कि विस्तार जब तक आए तब तक आप बढ़िया तरीके से अपना काम जो है वो ईमानदारी से करते रहो। ये तो हो गया दोनों पेपर्स के लिए, L1 के लिए भी और L1 के लिए भी, L2 के लिए भी। ये तो परीक्षा की योजना हो गई। अब मैं आपको इसके सिलेबस के ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं L1 के ऊपर, जिसमें प्री प्राइमरी टीचर्स बनाए जाएंगे, 5वीं तक के टीचर, जो कि आपके 1ली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। अब ये अध्यापक क्या क्या करेंगे देखना, मैं यहाँ पे साथ में बुक्स का भी बताता रहूँगा और दोनों चीज़ें साथ में चलेगी। 90 अंक का है सीधा का सीधा आपके राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान। इसका मतलब ये है कि राजस्थान का भूगोल पढ़ना है आपको, राजस्थान का इतिहास पढ़ना है, राजस्थान की संस्कृति पढ़नी है। अब यहाँ पे आप इस बात को लेके भी कंफ्यूज हो सकते हो कि सर फिर यहाँ पे अलग से राजस्थान का सामान्य ज्ञान क्यों लिखा है। तो राजस्थान के सामान्य ज्ञान में 5 चीज़ें होती है मेरे विद्यार्थियों, 5 चीज़ें होती है। कौन कौन सी होती है? भूगोल होता है, इतिहास होती है, संस्कृति होती है, अर्थव्यवस्था होती है, राज्य व्यवस्था होती है और समसामयिक होती है। तो भूगोल, इतिहास और संस्कृति तो दे दी, पीछे क्या बचा? राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर। हालांकि करंट अफेयर इन्होंने अलग से लिखा भी है, तो करंट अफेयर अलग से बच गया और कुछ भी शेष नहीं बचा। तो ये भी आपको पढ़ना, मतलब आपको राजस्थान जी के कंप्लीट पढ़ना है। और राजस्थान जी के कंप्लीट जो है ये आपके आप मोटे मोटे तौर पे देख लो, अगर हम ये देखें तो 90 और 90 180, मतलब 150 अंक सीधे हमें यहाँ पे ये अंक है, मतलब 75 सवाल सीधे आते लग रहे हैं, ठीक है। तो 75 सवाल मुझे लगता है राजस्थान के आ जाएंगे और 75 सवाल मतलब मैं यहाँ पे अंक लिख लेता हूँ, 150 प्लस 40 का और साइड में बैठेगा। 40 में से आपके ये करंट अफेयर, ये जो हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो, प्लस शैक्षिक परिदृश्य। शैक्षिक परिदृश्य में हम राजस्थान की शिक्षा के हालात पढ़ेंगे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, SIERT के बारे में पढ़ेंगे, NCTE क्या है वो पढ़ेंगे। भारत के अंदर भी कई सारे न्यूपा जैसी संस्थाएं हैं, कौन कौन से स्कूल है, सैनिक स्कूल्स वगैरह। जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर स्कूल मैनेजमेंट का कोर्स है उसकी जो 2nd यूनिट है वो सारी की सारी यहाँ पे है। तो इसमें आपकी राजस्थान के अंदर जैसे समसा क्या है, रमसा क्या है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है, महात्मा गांधी विवेकानंद विद्यालय हैं, ये हैं, इनकी सारों की जानकारियाँ आपको याद रखनी है। इसके अंदर वही चीज़ आएगी। हालांकि सिलेबस खोलेंगे तब और पता चलेगा, और साथ में ये अधिनियम आएगा। तो अधिनियम और शैक्षिक परिदृश्य की अगर अपन 20 प्रश्न माने तो राजस्थान जी के 150 नंबर का कम से कम आएगा। बहुत बड़ा रोल है इसका यहाँ पे, ठीक है। मैं इसकी किताबें भी बताऊंगा, पहले एक बार थोड़ा सिलेबस समझ लेते हैं। फिर आता है विद्यालय विषय। तो 8वीं तक के विद्यालय विषय आप देख लो।
जिसमें हिंदी भी है, अंग्रेजी है, गणित है, सामान्य विज्ञान है और सामाजिक अध्ययन है। तो देखिए इसमें सभी को सभी अटेंड करने हैं और सभी 10-10 अंकों के हैं। 10 का हिंदी है, 10 का ये, मतलब 5-5% सभी के आएंगे, ठीक है। और फिर है शैक्षणिक रीति विज्ञान। देखो रीति विज्ञान का मतलब होता है टीचिंग मेथड, ठीक है। टीचिंग मेथड होते थे ना, अपन ने जब L1 वालों ने पढ़े थे पर्यावरण के टीचिंग मेथड, वो तो टीचिंग मेथड में हिंदी की टीचिंग मेथड, ये 4-4 नंबर के, ये मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि हिंदी आएगी आपके 14 अंकों 18 अंकों की, 9 प्रश्न आएंगे, 5 प्रश्न होंगे सब्जेक्ट के और 4 होंगे उसके टीचिंग मेथड के, हिंदी की शिक्षण विधियाँ जो आपने रीट में आप पढ़ोगे। अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, इनके 5-5 प्रश्न और 4-4 इनके आ जाएंगे टीचिंग मेथड के, ठीक है। तो ये हो गया इसका। तो इस हिसाब से सब्जेक्ट का ज्ञान कितना हो जाएगा, 50 और 40, 90 अंक का सब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। 90 में से 50 अंक का तो सीधा सब्जेक्ट का ज्ञान है और 40 अंकों का इनका टीचिंग मेथड है कि सब्जेक्ट को पढ़ाना कैसे है, ठीक है। अब बात आती है आगे, शैक्षणिक रीति विज्ञान हो गया, फिर है शैक्षणिक मनोविज्ञान, साइकोलॉजी जिसे अपन कहते हैं। साइकोलॉजी का वेटेज बहुत खत्म सा कर दिया है, महज 300 अंकों में से महज 20 अंक की रखी है, 6.5% वेटेज है साइकोलॉजी का। तो साइकोलॉजी के लिए आपको मर मिटना नहीं है अब, क्यों? क्योंकि महज 20 अंक मतलब 10 सवाल ही आएंगे साइकोलॉजी के पूरे पेपर में, 150 में से 10 प्रश्न आएंगे साइकोलॉजी के। और मैं मान के चलता हूँ आपने सामान्य कोई भी किताब पढ़ ली ना, कोई भी किताब, चाहे वंदना जादौन को पढ़ लो, चाहे धीर सिंह जी की किताब पढ़ लो, कोई भी किताब आपने पहले कभी पढ़ी है वही पढ़ना, नया आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि 10 में से कोई भी विद्यार्थी आराम से 6-7 प्रश्न आराम से कर लेगा, और बहुत ज़्यादा स्टडी कर ली ना तो भी 7-8 सवाल होंगे, ठीक है। आप साइकोलॉजी के ऊपर PhD भी कर लोगे ना, क्योंकि एक शिक्षक जितने भी आज पढ़ा रहे हैं ना साइकोलॉजी, वो भी परीक्षा में बैठेंगे ना तो भी उनसे भी 10 में से 10 नहीं होंगे, वो भी 8-9 करके आएंगे। और आप लोग अगर सामान्य तैयारी करके जाओगे तो भी आप भी 7-8 कर लोगे। तो एक आधे सवाल के कारण ज़्यादा इसके ऊपर PhD नहीं करनी है। और सबसे ज़्यादा ध्यान किसी पे देना है तो राजस्थान जी के और टीचिंग मेथड पे, जो कि पूरे पेपर का आप देख लो कि 190 और 90 मतलब आपके 200 और 80 का, 300 में से ये 30 को छोड़ दो, बाकी 270 का ये तैयार कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 270 का ये पूरा का पूरा, इसके लिए मैं आगे मैं बुक्स बता रहा हूँ। फिर आता है टीचिंग मेथड के बाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब IT को हम साइकोलॉजी से नहीं जोड़ते हैं। IT का मतलब होता है कि एजुकेशन के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है। जैसे एजुसेट एप्लीकेशन है, देखो ये शैक्षिक परिदृश्य में शामिल हो जाता है सूचना तकनीकी के 5-6 मॉडल है, और सूचना तकनीकी का किस प्रकार से एजुकेशन में प्रयोग होता है। इसके अलावा कंप्यूटर से संबंधित थोड़ी बहुत जानकारियाँ, रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, लैन क्या होती है, केबल और इंटरनेट के कनेक्शंस वगैरह। मतलब सूचना तकनीकी का मतलब ये है कि हम कंप्यूटर का प्रयोग करके जिन जिन चीज़ों से कैसे कैसे अध्ययन करते हैं, ये साइकोलॉजी के किताबों में भी इसका पाठ एक मिल जाता है, ठीक है। सवाल कितने आने, 5 सवाल इसमें आएंगे। तो ये बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो ठीक है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि इनका लेवल कैसा होगा। इनका लेवल है माध्यमिक स्तर का, ठीक है, 10वीं तक की स्तर का इसका लेवल, विषय वस्तु है वो रहेगी माध्यमिक स्तर की, और कठिनाई का लेवल रहेगा उच्च माध्यमिक का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो टॉपिक है आपके वो तो सारे के सारे रहेंगे आपके 10वीं तक के टॉपिक जो है। जैसे मान लो कि ये सामाजिक अध्ययन है या गणित है, तो गणित 10th तक की गणित, ठीक है। लेकिन उसकी कठिनता उच्च माध्यमिक तक जा सकती, बट जाती नहीं है। क्यों नहीं जाती? क्योंकि 1-2 सवाल ऐसा कोई कठिन आ जाता है। मतलब इस पूरे 100% में से कोई 2 या 4% सवाल उच्च माध्यमिक तक के होते हैं, बाकी पूरा पेपर 10वीं लेवल का ही होता है। L1 का पेपर 10वीं लेवल से ज़्यादा नहीं जाएगा, और कोई 2-4 प्रश्न बहुत ज़्यादा हार्ड भी आते हैं तो कोई मेरिट प्रभावित नहीं करता उससे, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसके संबंध में कि कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए जो मुझे ठीक लगती है, मैं उस पर बात करूँगा सीधे तौर पर। देखिए सबसे पहले राजस्थान जी के, देखो राजस्थान जी की अगर अपन बात करें तो राजस्थान जीके में इन्होंने छोड़ा कुछ नहीं है। राजस्थान जीके में सभी आयाम शामिल किए गए हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा आपको विद्यार्थियों, यहाँ पे आपके पास कई सारे विकल्प है। आपके पास बड़ी बड़ी गाइड्स पोथे हैं, बड़े बड़े पोथे आप ला सकते हो मार्केट से, लेकिन पढ़ नहीं पाओगे क्योंकि
हर टॉपिक को एक वेटेज दिया हुआ। तो मेरा ये मानना है कि आप एटलीस्ट राजस्थान जीके के लिए 9वीं और 10वीं की जो राजस्थान बोर्ड के अंदर बुक्स अभी वर्तमान में चल रही है उसको तो रट लेना, इतना बढ़िया तैयार करना। आप देखना कि अगर राजस्थान जीके के जो ये सवाल आएंगे इसमें से बाहर नहीं जाएंगे। राजस्थान जीके के लिए रामबाण किताब है दोनों, 9वीं और 10वीं की किताब। ये किताब अगर आप पढ़ रखी है, आपको लगता है कि मुझे इससे सब कुछ इसको याद है, इसका एक भी पॉइंट है वो मुझे एक प्रकार से याद नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने सारा नोट्स बना के तैयार कर लिया है, फिर भी आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की इच्छा हो तो आप पैनोरमा की गाइड पढ़ सकते हो। अगर आपने पैनोरमा नहीं, आपके पास लक्ष्य है तो लक्ष्य पढ़ सकते हो। आप कह रहे हो नहीं मेरे पास सर मैंने तो सिखवाल पढ़ रखी है तो वो पढ़ सकते हो। इन तीनों में से जो भी आपके पास में है वो पढ़ सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा आपको कि प्राथमिकता इसको देना। मैं वापस बार बार कह रहा हूँ, प्राथमिकता इसको देना, ये याद करनी ही करनी है। आप पुराने जितने रीट के पेपर पुराना देखोगे तो भी आप पाओगे कि सारे सवाल यहाँ से थे, ठीक है। तो 9वीं 10वीं तक की किताबें जो है राजस्थान जीके की बढ़िया तरीके से तैयार कर लो, ठीक है। और ये हो जाती है तब इसके ऊपर जा सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है, सिलेक्शन यहाँ पड़ा है। बाकी ये चीज़ें तो ठीक है, मना हम नहीं करेंगे, क्योंकि फिर आप ये कहोगे कि सर हमें आपने वो बहुत सरल बता दिया। तो देखो पेपर ऐसा ही होता है, तो इसका लेवल यहाँ तक जाएगा, इसको बढ़िया तैयार कर लेना। फिर भी अगर आपको समय मिलता है तो यहाँ आप जा सकते हो। तो राजस्थान की इतिहास संस्कृति तो 9वीं 10वीं की किताब में से आ जाएगी। फिर क्या बचा? फिर बचा राजस्थान का, जैसे पॉलिटी बच जाता है, थोड़ा बहुत भूगोल बच जाता है, ठीक है। तो उसमें जो टॉपिक 9वीं 10वीं से नहीं मिलते उसमें से ये जो भी एक आधी गाइड ले लो और वो टॉपिक वहाँ से देख लो आप, ठीक है। तो इनको तैयार करने के बाद में जो टॉपिक आपको लगता है शेष बच गए, राजस्थान का कुछ भूगोल बच गया है या, तो उनके लिए आप ये देख सकते हो। एक तो काम ये कर लेना। उसके अलावा आपको दूसरे पॉइंट पे क्या करना है, 6ठी से लेकर और 10वीं तक की किताबें, 6th to 10th की SST सामाजिक विज्ञान, ठीक है। कोशिश करो कि साइंस की बुक्स, ठीक है, और आपके हिंदी, इंग्लिश और SST साइंस, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, ठीक है। ये 5 आपके टीचिंग में ऐड है, ठीक है। 5 ही है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, 5 भाग है, मैंने 5 लिख लिया ना। SST साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सामाजिक को लेना है 10वीं लेवल का, ठीक है। सामाजिक को किस लेवल का तैयार करना है, 10th लेवल का। साइंस और ये जो तीनों है, ठीक है, मैथ को भी आप 10वीं का लेवल का तैयार कर लो। बाकी साइंस और भाषा ये दोनों कर लेना आप 8th लेवल की तैयार कर लेना, ठीक है। इतना तो करना ही है भाई, सामाजिक 10वीं तक तो पढ़नी ही पढ़नी है, 6ठी से 10वीं तक की पूरी सामाजिक। मैं कह रहा हूँ किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स क्या करते हैं, वो अपने स्तर पे पढ़ाते हैं। जैसे मैं भी हूँ ना, तो मैं भी पढ़ाता हूँ, तो फिर मेरे से लेवल ध्यान में नहीं रहता, फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक भी चला जाता हूँ। अभी गलती टीचर की नहीं है भाई, हम जब पढ़ाने बैठते तो हम ये नहीं देखते कि हम 10वीं तक को पढ़ा रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ाते हैं भूल जाते हैं कितना पढ़ा रहे हैं, हम कई बार ज़्यादा पढ़ाते हैं। तो फिर क्या होता है कि बच्चे का L1 का लेवल 10वीं तक का है और हम चले जाते हैं ग्रेजुएशन में। तो कोचिंग सेंटर में जनरली यही होता है। दूसरा, कोचिंग सेंटर्स में क्या होता है, हम जैसे पुराने वीडियोज़ हैं कि किसी बैच में 2nd ग्रेड में चल रहे हैं, तो हम वही वीडियो L1 में भी डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो लेवल मैच नहीं करता, सवाल तो आ जाते हैं लेकिन लेवल इतना अधिक होता है कि बच्चा उसको कवर नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो ऐसी स्थिति में कोशिश ये करो कि 10वीं तक का SST और साइंस, हिंदी, इंग्लिश आप 8th तक कर सकते हो। और इसके साथ साथ में हिंदी, इंग्लिश, हिंदी के लिए आप जो 9th की व्याकरण भाषा आती है, 9th to 12th की राजस्थान बोर्ड की, वो भी पढ़ लो हिंदी की। और अंग्रेजी थोड़ी थोड़ी आपकी ठीक है तो बढ़िया है, नहीं तो कम से कम आप 8वीं तक के अंग्रेजी की किताबें जो 6ठी 7वीं 8वीं की है वो ला के बढ़िया तरीके से देख लो। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत आराम से हो जाता है। इसके पर्सनल नोट्स बनाओगे तो बेहतर रहेगा। इनकी मार्केट में बुक्स लेना, ठीक है, आप इनके शॉर्ट में संक्षिप्त कंसाइज आता है, उसकी बजाय किताब लेके करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा।
किताब लाना और किताब को शॉर्ट बना के लिख सकते हो उसको। अब आपके सामने ये तो होगी 4 बातें कि किताब किस लेवल तक की आपको किस पार्ट में तैयार करनी है, ठीक है, 6ठी से 10वीं तक की। अब एक सबसे खास बात ये भी आती है कि अब आपके दिमाग में ये भी रहेगा कि सर NCERT पढ़े कि राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बुक्स पढ़े, तो ये दोनों चीज़ें आपके दिमाग में रहेगी, ठीक है। तो देखो मेरा ये मानना है कि अभी NCERT लागू हो चुकी है, ठीक है, और अभी तक NCERT जो लागू हुई है 11th-12th की NCERT नो डाउट बहुत शानदार है, लेकिन 10वीं तक की राजस्थान बोर्ड की किताबें ज़्यादा शानदार है और ज़्यादा अच्छी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको RBSC पे ध्यान देना चाहिए। वैसे आपने कई सारे गुरुजनों को सुना होगा तो उन्होंने NCERT बोल दिया है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो कि सर हम फिर उनको मानना है कि इनको मानना है। अब देखो ये आपके ऊपर है। मैं मेरा मत दे रहा हूँ, मेरा मत इसलिए दे रहा हूँ कि आज भी RBSC के जो पेपर आएंगे या जो माध्यमिक RMSS भी जो पेपर बनाती है उसके अंदर वो जनरली राजस्थान बोर्ड को फॉलो करती है, ठीक है। और राजस्थान बोर्ड के चैप्टर ही बच्चों को एक प्रकार से, और राजस्थान बोर्ड में वो सारे चैप्टर है ऑलमोस्ट जो मतलब आपकी NCERT ने कवर कर रखे हैं। अच्छा, इसमें खास बात ये है कि 10वीं तक की सामाजिक जब हम राजस्थान बोर्ड की पढ़ते हैं उसमें राजस्थान जी के भरमार है, उसमें राजस्थान का इतिहास संस्कृति भी मिल जाता है, भूगोल भी मिलता है, अर्थव्यवस्था भी मिलती है। तो इसको RBSC को पढ़ने से 2 फायदे हो जाते हैं। पहला फायदा तो ये है कि एक तो राजस्थान जी की तैयार हो जाता है क्योंकि इसमें राजस्थान जी के काफ़ी है, स्वतंत्रता संग्राम वक्त। NCERT में आपको राजस्थान जी के कहीं पर भी नज़र नहीं आएगा, और जब राजस्थान जी के कहीं नज़र नहीं आ रहा है तो ऐसी स्थिति में समस्या ये आती है कि राजस्थान जी को फिर अलग से पढ़ना पड़ता है, और RBSC की किताबों में हमारे को दोहरा फायदा मिल जाता है। तो मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि बजाय NCERT के आप RBSC पढ़ लो, लेकिन आप इसका सम्मिलित अध्ययन भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जैसे राजस्थान के जो टॉपिक है RBSC के वो तो आप इनके साथ में पढ़ते रहो, ठीक है, लेकिन जैसे जियोग्राफी के जैसे सामाजिक SST है, ठीक है। अब साइंस के तो टॉपिक लगभग वही रहते हैं, हिंदी में इंग्लिश में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता, लेकिन जैसे SST है, अब SST में आप दोनों का सम्मिलित अध्ययन कर सकते हो। जैसे 6ठी की भूगोल ले लो और इधर आपके RBSC की 6ठी की भूगोल ले लो। RBSC में तो एक ही किताब है, तो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो राजस्थान बोर्ड से साथ साथ में उसको NCERT से भी देख लो। जब नोट्स बना देते हो तो हाथों हाथ उस चीज़ को RBSC के साथ साथ में उसको NCERT की कोई नया फैक्ट मिलता है तो ऐड कर दो। ऐसे करोगे तो ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन 8वीं तक की किताबें आप साथ में ले लो NCERT की, 6ठी 7वीं 8वीं की, मेरा ये मानना है। 9वीं 10वीं की NCERT की लेने की ज़रूरत नहीं है। 9वीं 10वीं की किताबें तो केवल और केवल राजस्थान बोर्ड की लेना। तो RBSC की किताबें पढ़ना 6 से 10 और NCERT की पढ़ लेना 6ठी 7वीं 8वीं की, दोनों को मिश्रित करके। फिर आपको गाइड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा कि NCERT की 6ठी 7वीं 8वीं की बढ़िया तैयार हो जाएगी, और RBSC की अगर 6ठी से 10वीं तक बढ़िया तैयार हो गई तो क्या होगा, तो आपको ये पूरे पोर्शन तैयार हो जाएंगे। सामान्य विज्ञान, गणित, ये सब पोर्शन बढ़िया तैयार हो जाएंगे। और हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी तो वैसे ही आप कर लोगे, और 9वीं 10वीं मैंने आपको बुक्स भी बता दी है। और अंग्रेजी का अगर आपको इनमें से कोई सब्जेक्ट टफ लगता है तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर से आप हेल्प ले सकते हो। देखो पूरा सब कोर्स पढ़ने की बजाय कोशिश ये किया करो कि शिक्षक का सहारा लो, लेकिन आप एक पर्टिकुलर एरिया में लो। आपको लगता है कि मुझे गणित पढ़नी चाहिए तो टीचर से थोड़ा गणित पढ़ लो। आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा विज्ञान पढ़ना है या अंग्रेजी पढ़ना है तो टीचर से अंग्रेजी पढ़ लो। हम क्या करते हैं, डिट्टो 450-500 वीडियोस पूरे ले लेते हैं, ये फिर थोड़ा ठीक नहीं लगता क्योंकि इतना टाइम हमारे पास में नहीं होता, ठीक है। तो मैंने इनके लिए आपको सारा बता दिया। अब बात आती है शैक्षणिक रीति विज्ञान की। 1 मिनट। तो राजस्थान जीके के लिए क्या करना है, 9वीं से 10वीं की किताब प्लस साथ में एक ये गाइड ले लो कोई भी, ठीक है। और इस गाइड को जो है, जो टॉपिक इसमें से इतिहास संस्कृति तो यहाँ मिल जाएगी पूरी, लेकिन जैसे कुछ भूगोल के टॉपिक है या अर्थव्यवस्था राजव्यवस्था के टॉपिक है जो इन किताबों में भी नहीं मिलेंगे 6ठी से 10वीं, वो इनसे देख लेना। तो इनको एक सहायक किताब के रूप में रखना। मुख्य किताब आपको क्या करनी है, 6ठी से 10वीं तक की RBSC किताबें, ठीक है, प्लस NCERT की 6ठी 7वीं 8वीं की किताबें। बस इतना काम करना है। मैथमेटिक्स कैसे करनी, 10वीं तक की किताब है, साथ में कोई भी एक गणित की किताब और ले लो, थोड़ा और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगी। हिंदी के लिए मैंने आपको 9वीं से 12वीं किताब बता दी, साथ में आपको साइंस के लिए 8वीं तक की किताबें कर लोगे तो भी खूब है,
ठीक है। फिर भी आपको लगता है कि मैं 9वीं 10वीं कर सकता हूँ, टाइम है तो कर लेना, ठीक है। एसएसटी को 10वीं तक करना ही करना है, 6ठी से 10वीं तक की आरबीएससी एनसीईआरटी करनी है, और एनसीईआरटी आप 6ठी 7वीं 8वीं 3 क्लास से कर लेना। एनसीईआरटी की सामाजिक की किताब इतनी ठीक नहीं है 9वीं 10वीं की, वो आप 8वीं तक की कर लेना, ठीक है। इससे मिला जुला आप कर लेना। और करना क्या है, ये सारी किताबें अलग लेके पहले ही सेट बिठा देना, ताकि आपको बार बार किताबें घुमाना ना पड़े। एक टाइम टेबल बना देना कि गणित के लिए मुझे ये पढ़ना है, एसएसटी के लिए ये पढ़ना है, ऐसा पूरा बना के अपनी टेबल पे चिपका देना, और फिर वो टॉपिक उठाना और उनको टिक करते जाओ और उनके शॉर्ट में नोट्स बनाते जाओ। अप्रैल के अंदर ही आप इन सारी काफ़ी चीज़ों से निकल जाओगे। एक तो बात ये होगी राजस्थान जीके की, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं इनके टीचिंग मेथड कैसे पढ़ने हैं। देखिए, अभी तक टीचिंग मेथड की मैं बात करूँ तो आप रीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। रीट में आप हिंदी तो पढ़ ही रहे हैं, गणित भी पढ़ रहे हैं, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन। अभी तक इनकी कोई गाइड आई नहीं मार्केट में। अगर आई है तो कोई भी गाइड लेके पढ़ लो। चाहे मेरे हिसाब से सिखवाल या फर्स्ट ग्रेड की कोई गाइड आ गई होगी, उसकी गाइड लेके इनकी टीचिंग मेथड देख लो, अलग से किताबें लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इनका टीचिंग मेथड का कोई कोचिंग कहीं ले लेते हो तो इनकी टीचिंग मेथड की अलग से कोचिंग भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो टीचिंग मेथड के लिए ज़्यादा लोड नहीं लेना है, कोई भी गाइड, ठीक है, क्योंकि इनकी ऑथेंटिक किताबें लेके बैठोगे तो बहुत लंबा समय चला जाता है, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। रही बात साइकोलॉजी की, मैंने आपको बता दिया, वंदना जादव, धीर सिंह, जो भी आपको किताब मिलती है, आपने जो भी पढ़ी है उस किताब से शैक्षणिक मनोविज्ञान पढ़ लो, ठीक है। सिलेबस खुला हुआ नहीं है, जल्दी खोल दिया जाएगा। और इसी किताब में इनके पीछे सूचना तकनीकी का पाठ भी आता है, वो भी पढ़ लेना, और ये पाठ भी इन्हीं किताबों के पीछे आ जाता है, ठीक है। करंट अफेयर थोड़ा सा नया है तो क्रोनोलॉजी पढ़ लेना इस साल की पूरी। क्रोनोलॉजी में स्पेशली राजस्थान का जो भाग होता है जिसमें 4 पेज आते हैं, आप क्या करना, जनवरी से लेकर आगे जब पेपर होगा तब तक हर महीने की क्रोनोलॉजी लाना, उसके 4 पेज फाड़ देना, फाड़ कर और पूरे कंबाइंड करके 4-4 पेज का 12 महीने के 50 पेज होंगे, उनको बढ़िया तरीके से वापस देख लेना, तो आपका राजस्थान का करंट अफेयर भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी, इसमें कोई ज़्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि आपका पूरा फोकस जो है ये इस पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे पे रहना चाहिए, ठीक है। मनोविज्ञान और ये कोई छोटी सी किताब से भी देख लोगे ना तो भी इस 30 में से अब आराम से, मतलब ये 15 सवाल में से आराम से 8-10 सवाल यूं ही कर लोगे आप, नॉर्मल किसी भी किताब से कर लोगे। लेकिन ये जो है ना 270 का शेष बचा हुआ, ये 270 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 10वीं तक की किताबें आपको कंठस्थ होनी चाहिए। आपकी तैयारी का बेस 10वीं तक की बुक्स होना चाहिए। अगर आपने बेस बड़ी बड़ी गाइडें बना ली, पोथे बना लिए, तो आप निकल ही नहीं पाओगे उनसे। और पूरा पेपर 10th क्लास से आता है, 10th क्लास तक की किताबों से आता है। तो राजस्थान बोर्ड की 10वीं तक की किताबें आपको बढ़िया तैयार करनी है सभी विषयों की, और 6ठी 7वीं 8वीं तैयार करनी है एनसीईआरटी की बस। और फिर टाइम मिलता है तो एक्स्ट्रा कुछ किताबें, कुछ एक आधी गाइड लेके देख सकते हो, लेकिन इतना तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। देखो क्या होता है ना, हर एग्जाम की एक न्यूनतम रिक्वायरमेंट होती है, तो मिनिमम कितना करना है ताकि चयन हो जाए, वो मैं आपको बता रहा हूँ 10वीं तक की किताबें वगैरह। एक्स्ट्रा की कोई लिमिट नहीं है, एक्स्ट्रा की कोई लिमिट नहीं है। और फिर आगे थोड़े दिनों बाद में संभव है कि टॉपिक वार सिलेबस भी विस्तृत रूप से आएगा, तो ज़्यादा आपको समझ में आसानी से आएगा। और आप देखना जब इनके टॉपिक आएंगे ना तो राजस्थान बोर्ड के टॉपिक आएंगे, ठीक है। तो ये देख लेना आप अच्छी तरीके से। फिर बात आती है L2 की, ठीक है। अब L2 की अगर अपन बात करें, अच्छा एक चीज़ और, L1 के अंदर रीट की जो कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, ठीक है। अब रीट की तैयारी जो कर रहा है ना, उसके लिए रीट को और बढ़िया तैयारी करनी चाहिए उसको। क्यों? क्योंकि आप ये मत सोचना कि रीट केवल पात्रता ही है। पात्रता तो है, ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ में रीट की ढंग से तैयारी करने से आपका ये पोर्शन भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी जो समाज विज्ञान है, अध्ययन है, ये है, गणित है ना, एक आधी भाषा है, ये सारी ठीक हो जाएंगे। टीचिंग मेथड भी अच्छे हो जाएंगे। क्यों? एनवायरनमेंट की टीचिंग मेथड है, हिंदी की टीचिंग मेथड है, गणित की टीचिंग मेथड, ये आपकी रीट के साथ में तैयार हो जाते हैं। आपको अलग से टीचिंग मेथड सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना पड़ता है, या तो विज्ञान के थोड़े से टीचिंग मेथड अलग से पढ़ने पड़ेंगे, और एक अंग्रेजी की, अगर आपका सेकंड लैंग्वेज अंग्रेजी नहीं रहा है तो अलग से पढ़ना। बाकी पूरे के पूरे रीट की तैयारी में शामिल हो जाते हैं। ये पूरा रीट की तैयारी में शामिल हो जाता है। विज्ञान भी आता है, अध्ययन भी आता है, गणित भी आता है, हिंदी भी आता है। अगर अंग्रेजी आपकी नहीं है तो अलग बात है, बाकी लगभग आ जाता है, ठीक है। राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, पॉलिटी,
ये सारे के सारे रीट के अंदर पर्यावरण में शामिल हैं, बस अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। तो रीट का एक लैंग्वेज को छोड़ के, अगर हाँ किसी की अगर हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज है तो पूरा रीट कोर्स में है, ठीक है, बस थोड़ा सा एडवांस स्तर है। तो रीट को अभी करते जाइए जून जुलाई तक, और जैसे रीट हो जाती है उसके बाद में जो शेष टॉपिक बचेंगे उनके ऊपर काम करना शुरू करना, और रीट वाले टॉपिक का रिवीजन शुरू कर देना। इससे आपको पात्रता भी आराम से मिल जाएगी और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपके L2 के ऊपर, 6ठी से 8वीं तक की क्लासेस स्टूडेंट के लिए। अब इनका क्या सिस्टम है, देखिए इनका ये है कि वापस ये दो तो सेम है, ये दोनों तो सेम पोर्शन ले लिए, बस फर्क इतना है कि ये 130 अंकों के, वहाँ थे आपके 180 के थे ना, यहाँ पे 190 के, 90 क्या है 180 हो गया ना, सॉरी 180 के ना, 180 यहाँ पे है 180 के, ठीक है, जिसमें से 150 प्लस 30 हो जाएगा। यहाँ पे 180 के हैं, और 180 और 90 270 और 30, ओके ये ठीक है, अब ठीक है। अब यहाँ 180 का था, जबकि यहाँ पे 130 अंकों का है, ठीक है। 130 अंकों में से थोड़ा बहुत शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए वापस अपन थोड़ा और बताएंगे आगे। फिर बात आती है संबंधित विषय का ज्ञान, ये है 120 अंकों का। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ कि संबंधित विषय के ज्ञान में, जैसे मान लो कि किसी की ग्रेजुएशन में हिंदी लिटरेचर था तो वो हिंदी रख सकता है, तो उसके आपके 140 अंकों का हिंदी आएगा, 120 का उसका हिंदी साहित्य और 20 का उसका टीचिंग मेथड। अगर किसी के इंग्लिश लिटरेचर था और अगर वो इंग्लिश रखना चाहता है तो उसके 140 का इंग्लिश आएगा, उसको हिंदी अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के संस्कृत था बीए के अंदर तो उसके 140 का संस्कृत आएगा। अगर किसी के ये लिटरेचर नहीं बन रहा है तो वो एसएसटी का होगा, तो उसके 140 एसएसटी के आएंगे। 140 क्यों, 120 का तो विषय का ज्ञान और 20 का उसका टीचिंग मेथड, ठीक है, ये शैक्षणिक रीति विज्ञान। तो अब देखिए, अब ये तीनों चारों चीज़ें हो गई, तो आपको इन चारों में से कोई एक सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट वही करना होगा जो आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहे हैं। जैसे मेरी बात करूं, मेरे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत कोई ग्रेजुएशन सब्जेक्ट नहीं था, मेरे हिस्ट्री था, इकोनॉमिक्स था, ऐसे सब्जेक्ट थे, पॉलिटिकल साइंस था। तो मैं एसएसटी का स्टूडेंट हो सकता हूं, तो मेरे लिए सिर्फ एसएसटी के 140 ही अटेंड करने हैं। 120 का मेरा सब्जेक्ट का नॉलेज और 20 मेरी टीचिंग मैथडोलॉजी का, ठीक है। तो ये 4 भाग होंगे, पेपर एक ही होगा, बस उसके अंदर अटेंड आपको क्या करना है, आपका सब्जेक्ट आपको अटेंड करना है, ठीक है। फिर है आपकी मनोविज्ञान। मनोविज्ञान महज 20 अंकों का है, तो इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि रीट के अंदर आप मनोविज्ञान पढ़ोगे ही पढ़ोगे, वो सारा कॉमन हो जाएगा। और सूचना तकनीकी है 10 नंबर की, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है। तो विद्यालय विषयों की जो विषय वस्तु है ये उच्च माध्यमिक स्तर की होगी, 12वीं तक के टॉपिक आएंगे, प्लस कठिनाई स्नातक की होगी। देखो ये पेपर कठिन आएगा, इस बात में तो कोई दो राय की बात नहीं, यहाँ आपको थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा। तो अब अपन एक एक के ऊपर बात करते हैं। देखो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत का मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं, मैं बात करूँगा अभी सामाजिक की। क्यों? क्योंकि मैं सामाजिक से संबंधित हूँ, और हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत का हम अलग से वीडियोस बना देंगे, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। अब मैं एक एक पॉइंट पे बात करता हूँ, ठीक है। वापस वही राजस्थान जीके पूरा का पूरा। तो राजस्थान जीके के लिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि 9th 10th की बुक्स तो आपको सभी को पढ़नी है, प्लस आप लोगों को एक पैनोरमा भी लेके आनी है। पैनोरमा अथवा लक्ष्य अथवा सिखवाल, ये तीनों किताब मुझे ठीक लगती है क्योंकि इनमें काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया हुआ है, ठीक है। और क्योंकि पैनोरमा, लक्ष्य, सिखवाल इसलिए कहता हूँ, इनमें भूगोल भी मिल जाएगा, इनमें इतिहास भी मिल जाएगा, इनमें संस्कृति भी मिल जाएगी, बाकी जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान जैसे बचा, जैसे उसमें पॉलिटी और अर्थव्यवस्था बची, वो भी इसमें आ जाते हैं। तो इनमें क्या, ये राजस्थान जीके को कंप्लीट कवर कर लेता है, ठीक है। तो कोशिश करना कि पहले इसको निपटा दो बढ़िया तरीके से, और उसके बाद में इनको आप पढ़ना शुरू कर दो, धीरे धीरे इसको पढ़ो। और इतिहास, संस्कृति तो 9वीं 10वीं की किताब से पढ़ लो, लेकिन ज्योग्राफी है, राजस्थान की पॉलिटी वगैरह जो है, स्पेशली ज्योग्राफी और पॉलिटी, वो आप जो है, चूँकि ज्योग्राफी और पॉलिटी 9वीं 10वीं में है नहीं मेरे हिसाब से, तो वो आपको इन गाइडों से ही देखनी पड़ेगी, ठीक है।
तो राजस्थान जीके तो इसमें से हो जाएगा, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस 9वीं 10वीं की किताब और इनमें से कोई एक गाइड आप साथ में ले लेना। तो पहला काम तो ये करना है कि 9वीं 10वीं को नोट्स बना के बढ़िया प्रॉपर फॉर्मेट में 1-2 रजिस्टर बनेंगे उसमें तैयार कर लेना, और उसको तो फिर आप रिवीजन करते रहना, और फिर पैनोरमा वगैरह को बुक्स में ही पढ़ लेना, इनकी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब बात आती है शैक्षिक परिदृश्य की, मैंने बात कर ली। ठीक है, इनका कुछ है नहीं, कोई गाइड आएगी वो देख लेना। समसामयिक का मैंने आपको L1 वाले साथ में बता दिया। अब विद्यालय विषय का ज्ञान, अब सामाजिक के अंदर अगर अपन बात करें तो एक तो बहुत बड़ा भाग इतिहास का रहेगा। ठीक है, एक रहेगा भूगोल का, एक रहेगा राज्य व्यवस्था का, और एक रहेगा अर्थव्यवस्था का। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि 120 है तो 30 चारों के सवाल आ जाए। ठीक है, तो 30 सवाल संभावना बन रही है कि सभी क्या है। मैंने जब रीड का ऑनलाइन बैच लिया तो उसमें मैंने थोड़ा सा कठिनता ज़्यादा डाली थी, बच्चों ने कहा सर ज़्यादा कठिन है, तो मैंने कहा था कि देखो L1 वालों को तो कठिनता के हिसाब से रेडी रहना भी चाहिए, और अब उनको पता चला कि वास्तव में उन्होंने स्नातक का लेवल दे दिया है। इसका मतलब ये होता है कम से कम आपको इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था 12वीं तक की पढ़नी ही पढ़नी है। 12वीं तक की पुस्तकें पढ़ोगे वो तो पढ़नी ही है, लेवल इनका थोड़ा और एक्स्ट्रा होगा। ऐसी स्थिति में पेपर ज़बरदस्त आने वाला है इसका। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि आपको इतिहास वगैरह में क्या करना है। यहाँ पे मैं आपको कह दूँ कि यहाँ पे अगर आप 11वीं और 12वीं की NCERT फॉलो करते हो तो ज़्यादा ठीक है। ठीक है, यहाँ पे L1 के लिए नहीं, यहाँ पे 11वीं 12वीं की। देखो अब आपको क्या करना है, 11th और 12th के अंदर NCERT देखनी। हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो इतिहास में आपको क्या करना है, इतिहास में 11वीं क्लास की किताब शायद न दे कोर्स में, 12वीं की बढ़िया तैयार कर लेना। 12वीं के 3 पार्ट है। ठीक है, बढ़िया से तैयार कर लेना। और इसके साथ साथ में ज्योग्राफी आपके भारत का भौतिक परिचय और भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ये दोनों किताबें आप भूगोल की तैयार कर लेना। भूगोल के मूल सिद्धांत, ये 2 किताबें आप इसकी देख लेना। इतिहास की 12वीं की किताब बढ़िया तैयार कर लेना। राज्य व्यवस्था की बात आती है तो राज्य व्यवस्था के अंदर भी आप 11th-12th की किताब NCERT की देख लेना, जिसमें समकालिक विश्व और भारत की राजनीति है और भारतीय संविधान का पूरा डेवलपमेंट है। और इसको अपन जैसे एक बार नया सिलेबस आएगा और जिसमें पूरा डिटेल से आएगा तब अपन और डिटेल से बात करेंगे। फिर बात आती अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था में 11वीं की किताब इतनी ज़्यादा काम की नहीं है, लेकिन 12वीं की किताब जो है जिसमें भी आपके समष्टि अर्थशास्त्र काम की है। ठीक है, एक सबसे महत्वपूर्ण बात विद्यार्थियों क्या है, जो सामाजिक सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है SST से, उसके आनंद है। आनंद क्यों है? क्योंकि 140 का 140 सामाजिक सेकंड ग्रेड का हिस्सा है, और सामाजिक सेकंड ग्रेड की तैयारी जिसने भी करी है उनके चारों सब्जेक्ट मजबूत है और उसके टीचिंग मेथड भी मजबूत है, उसकी ये सूचना प्रौद्योगिकी भी मजबूत है, उसकी शिक्षा मनोविज्ञान भी मजबूत है। क्यों? क्योंकि सेकंड ग्रेड का पहला पेपर जो है वो राजस्थान जीके के अंदर को लिए हुए हैं। तो राजस्थान जीके जिसने भी सेकंड ग्रेड सामाजिक की तैयारी की है उसको पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, 5वां बिंदु और लगभग 6ठा बिंदु भी, ये तो पूरा पहले पेपर से मिल जाता है, और तीसरा और चौथा बिंदु सेकंड पेपर से मिल जाता है। सेकंड ग्रेड सामाजिक की तैयारी करने वालों के लिए फायदा ये इस बात का है कि दोनों परीक्षाएं एक साथ निकालेगा वो। अगर सामाजिक नहीं है और कोई हिंदी से तैयारी कर रहा है उसके आनंद है। आनंद इसलिए कि अगर वो हिंदी का स्टूडेंट है तो उसको हिंदी मिल जाएगी, उसको सामाजिक अटेंड ही नहीं करनी है। अगर कोई संस्कृत से सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो उसके भी फायदा है। अगर कोई इंग्लिश से कर रहा है तो उसकी भी फायदा है, क्योंकि उसका विद्यालय विषय अलग हो जाएगा। तो L2 का सेकंड ग्रेड के साथ बिल्कुल कॉम्बिनेशन बैठ गया है। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जिस बच्चा सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू कर दी है उनको अपना सब्जेक्ट की 12वीं तक की किताबें बढ़िया तैयार करनी है, अपने सब्जेक्ट की, चाहे आप संस्कृत के हो, चाहे हिंदी के हो, चाहे इंग्लिश के हो, चाहे आप सामाजिक के हो। और साथ में आप थोड़ा लेवल भी बढ़िया रखना ताकि आप सेकंड ग्रेड का भी कर लोगे। तो जो भी अच्छे स्तर के बच्चे हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको प्रॉपर तरीके से सेकंड ग्रेड की दबा के तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इससे क्या होगा कि दोनों पेपर क्लियर हो जाएंगे।
ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। मैंने बुक्स बता दी है सामाजिक की, तो ये सारी किताबें, गाइड लाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। और ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की जो किताबें हैं, सॉरी 11वीं 12वीं की, और साथ में अगर 9वीं 10वीं की भी पढ़ते हो तो राजस्थान बोर्ड की आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 9वीं 10वीं की NCERT की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये पढ़ सकते हो। तो ये सारा बुक मटेरियल हो गया, ठीक है। अब बात आती है आगे कि हमने और क्या क्या पॉइंट कंसिडर करने का प्लान किया था। तो रीट और मुख्य परीक्षा, रीट का वेटेज बता दिया, मुख्य परीक्षा का वेटेज 100% है, और रीट की तैयारी करने वालों को मुख्य परीक्षा में बहुत सपोर्ट मिलेगा। L1 की मैंने बात की, L2 की भी बात करता हूँ, क्योंकि L2 में भी साइकोलॉजी है और रीट में है और मुख्य परीक्षा में भी मिल जाएगी। अच्छा, साथ में सामाजिक इधर भी वो अटेंड करेगा, सामाजिक उसको इधर भी मिलेगी, टीचिंग मेथड सामाजिक इधर भी अटेंड करेगा, इधर भी मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ रीट में हिंदी और अंग्रेजी एक्स्ट्रा है, हिंदी अंग्रेजी जो भी 2 लैंग्वेज है वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो आप हिंदी अंग्रेजी इतनी पढ़ लेना L2 वाले कि बस आप क्वालिफाई हो जाओ, बस 90 नंबर का प्रयास कर लो, इससे ज़्यादा हिंदी अंग्रेजी देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाकी का जो आपके 90 नंबर का कंटेंट है उनको शानदार तैयार करना, और बाकी का जो कंटेंट है उसको नॉर्मल देख लेना, ठीक है। रीट और मुख्य परीक्षा और सेकंड ग्रेड बड़े आराम से होगा। L1 वालों सेकंड ग्रेड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन L2 के जो बच्चे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनका पूरा सिलेबस जो है मुख्य परीक्षा का सेम हो जाता है, कोई 10% इधर उधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए उसको सेकंड ग्रेड की तैयारी और दमदार तरीके से करनी चाहिए। और मेरा सलाह ये है आपको कि 1 जुलाई से आप थोड़ा सा रीड पर फोकस करना आगे के 20 दिन तक, ताकि आप पात्रता अर्जित कर लो, क्योंकि लापरवाही मत करना। ऐसा ना हो कि आप अपनी लापरवाही के चक्कर में पात्रता खो दो। तो कोशिश करना कि सामाजिक तो अच्छी हो ही रही है, सामाजिक हो चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, लेकिन कोशिश ये करना कि आप लास्ट के 20 दिन जो है जुलाई वाले, वो पूरे 20 दिन पूरी प्रयास करना कि रीट में अच्छा स्कोर हो जाए, पात्रता हो जाए, ठीक है। जुलाई में हो जाएगा, फिर अगस्त से वापस अपने सेकंड ग्रेड पे लग जाना, फिर सेकंड ग्रेड और दोनों की साथ में तैयारी चलती रहेगी, ठीक है, और दोनों एग्जाम आप क्लियर कर लोगे। तीसरा, बुक मैंने आपको बता दी। कोचिंग की अगर मैं बात करूं तो अगर आप सेकंड ग्रेड की कोचिंग कर रहे हैं तो आपको मुख्य परीक्षा की कोचिंग की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सेकंड ग्रेड का सारा सिलेबस मुख्य परीक्षा में अपने आप आ जाएगा। सामाजिक की कर रहे हैं तो सामाजिक मैं खुद पढ़ा रहा हूँ कोचिंग, और मैं देख रहा हूँ वहाँ पे मैंने खुद ने जब वहाँ पे मैंने 4 सब्जेक्ट पढ़ाए, मेथड भी पढ़ाए हैं काफ़ी, मेथड अभी पढ़ाऊँगा, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, तीनों सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए हैं SST के सक्सेस पॉइंट बाड़मेर एप्लीकेशन पे। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि हमने पढ़ाया सेकंड ग्रेड के स्तर का है, मतलब उसको मैंने ग्रेजुएशन तक का लेवल दिया है। लेकिन मुझे अब जब इन्होंने ये पाठ्यक्रम चेंज किया तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा इसलिए लगा कि मुख्य परीक्षा की सामाजिक की सारी कंटेंट इसमें शामिल हो गया, ठीक है। तो अब मेरे जिन सेकंड ग्रेड के बच्चे जो मेरे पास पढ़ रहे थे उनको मैं आश्वस्त करके बैठा था कि बस टेंशन मत लो, आप सेकंड ग्रेड करते रहो। आपको पता होगा बीच में बहुत स्थिति ऐसी आई थी कि बच्चे कंफ्यूज थे कि सेकंड ग्रेड करूँ कि रीड की करूँ। तो अब मेरे सारे बच्चों को आगे जब मेरी बात को आपने माना और आप सेकंड ग्रेड पे लगे रहे तो अब आपका उनको फ़ायदा होगा सभी को। तो सेकंड ग्रेड का ये हो गया कोचिंग। तो कोचिंग की जहाँ तक बात आती है तो आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, जैसे L1 की मैं बात करूं तो L1 वाले जैसे गणित की कर सकते हैं, या संस्कृत की चाहे तो अंग्रेजी की चाहे तो कर सकते हैं। बाकी L1 को मेरे हिसाब से जो पॉइंट कमज़ोर है तो करो, बाकी करने की ज़्यादा ज़रूरत मुझे नज़र नहीं आती, क्योंकि L1 को 8वीं 10वीं तक की किताबें पढ़नी है, उसके पेपर का लेवल होता नहीं, कोचिंगों में लेवल बहुत दे देते हैं। इस कारण L1 की कोचिंग करना मेरे हिसाब से आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा। बस किसी सक्सेसफुल या अच्छे बच्चे के, अनुभवी बच्चे के मार्गदर्शन में रहते हुए खुद ज़्यादा पढ़ो और कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, टेस्ट देते रहो। ये L1 के लिए। जहाँ तक L2 की बात है तो L2 का बच्चा जो है वो अपने सब्जेक्ट की कोचिंग कर सकता है। राजस्थान जीके की कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि राजस्थान जीके वही 9वीं 10वीं की किताब है और थोड़ी बहुत गाइड देख ली तो बढ़िया हो जाएगा, बाकी ज़्यादा PhD करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो L2 वाले को अगर मैं कोचिंग की बात करूँ ना तो L2 के लिए बहुत आसान है। देखो, उसको इसकी कोचिंग की ज़रूरत कहीं नहीं पड़ती, क्योंकि इसके अगर पूरी वीडियो बनते 400-500 वीडियो बनेंगे इससे बेहतर। और ये ऐसा पोर्शन है जिसको बच्चा L2 वाला आराम से घर पे तैयार कर सकता है, ठीक है। फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे करनी चाहिए तो आप कर सकते हो, लेकिन मेरी सलाह है। बाकी इसका जो है ये सब्जेक्ट का ये करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे हिंदी की मैं बात करूं
अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो आपको कई बार अंदाज़ा नहीं होता, नए बच्चे होते हैं, कॉलेज में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं की हुई होती है, हमारे सब्जेक्ट कमज़ोर रह जाता है, तो ऐसी स्थिति में दिक्कत आती है उस सब्जेक्ट को बढ़िया तैयार करने में। तो आप सब्जेक्ट की कोचिंग कर सकते हो, ठीक है। बाकी साइकोलॉजी और इसके लिए भी 20-30, 10-15 नंबर के लिए कोई 100-200 वीडियोस देखना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। कोई किताब लेके भी पढ़ सकते हो। तो बेहतर ये होगा कि आप जब भी कोई ऑनलाइन कोचिंग लो या ऑफलाइन कोचिंग लो, तो आप सब्जेक्ट की उस कोचिंग से मांग करो कि अलग फोल्डर कर दो, ताकि सब्जेक्ट का कोचिंग आप ले लो, बाकी आप सेल्फ स्टडी कर लो, ठीक है। क्योंकि पूरी कोचिंग करना भी मूर्खता हो जाती है। मूर्खता इसलिए होती है कि पूरी कोचिंग, जैसे अब मान लो 1-1.5 साल परीक्षा नहीं है तो आप ले सकते हो, लेकिन आपको पता है कि आगे 4-5 महीने में परीक्षा है, फिर इतना सारा कोचिंग से हो नहीं पाता है। तो बेहतर ये होगा कि आप अपने सब्जेक्ट को प्राथमिकता दो। ये यहाँ कोचिंग की जा सकती है, यहाँ कोचिंग की जा सकती है, और यहाँ कोचिंग कर लो, प्लस इन दोनों को एक किताब से देख लो, कोई भी एक साइकोलॉजी की किताब ला के देख लो, और फिर यहाँ जितनी आप देख सकते हो, ठीक है। 9वीं 10वीं को प्राथमिकता में रखते हुए, इसको पूरा करते हुए 9वीं 10वीं को फिर इस गाइड को अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो, और यहाँ किसी शिक्षक की सहायता ले लो आप, ठीक है। कोर्स पूरा होने के बाद में टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि चूंकि कठिनता का स्तर बड़ा है, तो कोचिंग वाला कठिनता का स्तर भी दे देगा ना, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मेरा ये सजेशन था कि यहाँ कोचिंग की जा सकती है इस जगह पे, क्योंकि यह 140 का है 300 में से। ये खुद पढ़ सकते हो, और यहाँ चाहते हो तो कोचिंग लेना चाहते हो तो यहाँ पे भी ले सकते हो, बट यहाँ वीडियोस भूगोल के देखो, करीबन 100 भूगोल के वीडियो हो जाते हैं, 150 इसके हो जाते हैं, 100 इसके हो जाते हैं, भूगोल पॉलिटी ऐसे 500 वीडियो देख नहीं पाते हो। इससे अच्छा है 500 वीडियो देख से अच्छा है कि कोई एक गाइड को लेके भी देख लिया ना, तो भी सवाल लगभग आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए मेरा सजेशन था यहाँ पे कि कोचिंग और बुक्स के बारे में, ठीक है। अब कौन सी एजेंसी करवाएगी ये भी मैंने आपको बता दिया, और पेपर का लेवल क्या रहेगा ये भी मैंने बात कर ली, वेटेज क्या ये भी मैंने बात कर ली, ठीक है। बस आपको कन्फ्यूजन इस बात का कि NCERT पढ़े कि RBSE पढ़े, तो मैं आपको पुनः बता देता हूँ कि L1 के जो स्टूडेंट है वो RBSE ही पढ़े, ठीक है। L1 के स्टूडेंट RBSE पढ़े 10वीं तक की, और जो पहले चलती रही थी, अभी नहीं, पहले चल रही थी, पिछले सत्र में चल रही थी, और साथ में 6ठी 7वीं 8वीं की NCERT देख सकते हैं जो अभी चल रही है। जहाँ तक L2 की बात है, तो L2 के स्टूडेंट 11th-12th की NCERT देख सकते हैं, और 9वीं 10वीं की क्लास की RBSE देख सकते हैं, सामाजिक की, सब्जेक्ट की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, सामाजिक वाले सामाजिक की, हिंदी वाले हिंदी की। और किताबें हो गई, और जहाँ तक बात आती है कोचिंग की, तो मैंने बता दिया, सब्जेक्ट की कोचिंग आप ले सकते हो, या कोई कमज़ोर विषय है तो उसकी कोचिंग स्पेशली ले सकते हो, चाहे ऑनलाइन लो चाहे ऑफलाइन लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये सारा कुछ निर्णय आपके ऊपर है। मेरी तरफ से मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी बातें जो यहाँ पे बता दी, ठीक है। तो बढ़िया से तैयारी कीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ आज का ये वीडियोस आपको ठीक लगा होगा, और मैंने मेरी तरफ से सारी चीज़ें बताने का एक प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और हाँ, अगर कोई और जेन्युइन समस्या आती है तो मैसेज बॉक्स में मैसेज डाल देना, मैं उस पर वापस आगे वीडियो बनाने का जैसे समय मिलेगा मैं प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे रहिए, मस्त रहिए, और स्वस्थ रहिए, और पढ़ते रहिए।